नमस्कार फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विकास कुमार क्लासेस। जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है क्लास 9 का केमिस्ट्री। देखिए, क्लास 9 का केमिस्ट्री है और चैप्टर नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग पार्ट 4। ये फर्स्ट चैप्टर है, पार्ट 4 है, यानी कि चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, आप उसको ज़रूर देखेंगे। माय यूट्यूब चैनल में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को सेलेक्ट कीजिएगा। वहाँ पे क्लास 9 केमिस्ट्री आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 सब मिल जाएंगे उस जगह पे। तब ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डिफिनीसन का कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस। मतलब कि अगर कोई एक सब्सटेंस है, जैसे ये सपोज कीजिए ये सब्सटेंस हो गया फर्स्ट और ये सब्सटेंस हो गया सेकेंड। ये दोनों सब्सटेंस आपस में क्या करेंगे? मिक्स होंगे। इसके पार्टिकल्स आपस पे मिक्स होते हैं। किसके कारण से? ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि हम लोग बात किए थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में, तो वहाँ पे एक चीज़ का बात किए थे कि द पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। यानी कि किसी भी मैटर का जो पार्टिकल होता है वो हमेशा कंटिन्यूसली क्या करते रहता है? मूव करते रहता है। तो यहाँ पे ये मैटर फर्स्ट है और ये मैटर सेकेंड है। तो ये जब मैटर हैं तो इनके भी पार्टिकल्स होंगे, यानी इसका पार्टिकल यहाँ पे होगा, ये हमेशा मूव कर रहा है, और इसका भी पार्टिकल सेकेंड होगा, सेकेंड मैटर का, तो इसके भी पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं? मोशन में रहते हैं। इस मोशन के कारण दोनों पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसी प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। तो एक बार फिर से डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस with another substance due to the motion of its particles is called as diffusion। तो बिल्कुल आसान डेफिनेशन है, यानी कि मिक्स हो जाना है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस इनटू द पार्टिकल्स ऑफ अदर सब्सटेंस बाय देयर मूवमेंट्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, अब आगे देखेंगे डिफ्यूजन के बारे में और सारी बातें जानते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, डिफ्यूजन जो है एक मैटर का प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। यानी कि डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। यानी कि डिफ्यूजन क्या है? तो एक कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखिएगा, किसी भी मैटर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। किसके कारण से? तो उसके पार्टिकल के मूवमेंट के कारण से। यानी कि पार्टिकल मूव करते हैं तो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझना है और याद भी रखना है। आप देखिए, पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि गैस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, वेरी फास्टली, रैपिडली मूव करते हैं। इसके अलावा गैस पार्टिकल के बीच का स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो डिफ्यूजन is fastest in gases because the particles of gases move very rapidly and also there are more spaces between them। यानी कि गैस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा, क्योंकि पार्टिकल्स ज़्यादा रैपिडली मूव कर रहे हैं और उनके बीच में भी जो स्पेस है वो ज़्यादा है। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखेंगे लिक्विड में। तो लिक्विड में डिफ्यूजन जो होता है वो मॉडरेट होता है, न बहुत ज़्यादा और न ही बहुत कम। ये मॉडरेट है, मतलब कि सॉलिड में डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है। तो सॉलिड में जो डिफ्यूजन होता है और जो लिक्विड में डिफ्यूजन होता है ये, और जो गैस में होता है, तो लिक्विड वाला जो रहेगा वो मिडिल में रहेगा, यानी मॉडरेट रहेगा। गैस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम, और फिर सॉलिड में सबसे कम होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन इज़ मॉडरेट, यानी कि जो डिफ्यूजन होता है वो मॉडरेट होता है इन लिक्विड में, बिकॉज द पार्टिकल्स मूव स्लोली एज कम्पेयर्ड
टू गैसेज। गैसेज के कंपेरिजन में पार्टिकल्स स्लोली मूव करते हैं एंड हैव वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में स्पेस होता है लेकिन गैस के कंपेरिजन में कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर्ड इन गैसेज। चलिए तो बात करते हैं हम लोग सॉलिड में। तो सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, वो पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इस कारण से डिफ्यूजन क्या होगा, कम होता है। तो डिफ्यूजन इज़ स्लोवेस्ट इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है, पहली बात। किसके कंपेरिजन में, तो लिक्विड और गैस के कंपेरिजन में बिल्कुल कम होता है। आगे देखिए क्या है, द रीजन इज़ दैट द पार्टिकल्स डू नॉट मूव। पार्टिकल मूव नहीं करते, दे वाइब्रेट ओनली एट देयर प्लेसेस, अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, एंड देयर आर द लिस्ट स्पेसेस बिटवीन देम। उनके बीच में स्पेस भी क्या होता है, तो बहुत ही कम स्पेस होता है। अब एक बात है रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि जो डिफ्यूजन हो रहा है वो किस स्पीड में हो रहा है, क्या स्लोली है, क्या रैपिडली है, या मॉडरेटली है। इसको आप इफ़ेक्ट कर सकते हैं, कैसे, हीट करके। अगर आप किसी भी सब्सटेंस को जिसमें डिफ्यूजन हो रहा है उसको आप हीट कीजिएगा तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और जैसे ही हीट एनर्जी को गेन करेंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि वो रैपिडली ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं, और जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो उनका डिफ्यूजन भी बहुत तेज़ी से होता है। यानी कि बाय हीटिंग वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन के रेट को हम लोग हीट करके क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, बाय हीटिंग सब्सटेंसेस इन विच डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस, यानी उस सब्सटेंस को हीट करना है जिसमें डिफ्यूजन हो रहा है, कैन बी इंक्रीज्ड बाय हीटिंग, द रेट ऑफ डिफ्यूजन कैन बी इंक्रीज्ड। व्हेन वी हीट ए सब्सटेंस, अगर किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, द पार्टिकल्स गेन हीट एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग रैपिडली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। दिस इंक्रीज्ड मूवमेंट, यानी कि जो मूवमेंट बढ़ गया है, ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसीलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन को भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वन बाय वन हम लोग अब बात करेंगे डिफ्यूजन इन गैसेज, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स एंड डिफ्यूजन इन सॉलिड। एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट टेम्परेचर, यानी कि आपका सिलेबस में दिया हुआ है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। टेम्परेचर को किस स्केल पे मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे सिलेबस जो है एनसीईआरटी सिलेबस, वहाँ पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन दो स्केल दिए हुए हैं, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, अगर डिग्री सेल्सियस में है तब केल्विन में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, और केल्विन में है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, ये चीज़ें दी हैं, हम लोग एट लास्ट बात करेंगे। यू हैव टू कंटिन्यूसली वॉच द वीडियो विदाउट स्किपिंग, स्किप नहीं करिए, बिल्कुल आसानी से देखिए, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन समझना है। माइन्यूट थिंग्स होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये सारे चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन इन गैसेज। अब देखिए डिफ्यूजन इन गैसेज, यहाँ पे क्या है कि डिफ्यूजन इन गैसेज इज़ वेरी फास्ट। तो पहले ही बात किए थे, गैस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, मॉडरेट होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है सॉलिड में। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गैस में, तो डिफ्यूजन जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। रीजन हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि पार्टिकल्स रैपिडली वाइब्रेट करते हैं, रैपिडली मूव करते हैं, इन ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज मूव इन ऑल डायरेक्शंस। इसके अलावा उनका काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि तेज़ी से मूव कर रहा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा एक बात और है, देखिएगा जो गैस में डिफ्यूजन होता है वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, यानी कि हर चीज़ में, चाहे गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, यानी कि जो ज़्यादा डेंस होगा, डेंस का मतलब होता है हेवी, उसका वेट हेवी है, यानी कि जो हेवी मेटल्स होगा या फिर हेवी सब्सटेंस होगा, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, तो उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा, यानी कि जो लाइट सब्सटेंस होगा उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन
स्पीड से होगा यानी तेज़ी से होगा। तो यहाँ पे यही सारी बातें हैं। आप देखिए, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी, यानी इसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है। लाइट गैसेज जो होते हैं, जो हल्के गैस होते हैं जिसका डेंसिटी कम होता है, डिफ्यूज फास्टर, यहाँ पे डिफ़र नहीं, सॉरी ये मिस्टेक से, ये डिफ़र के जगह पे आप क्या लिखिएगा, डिफ्यूज लिखिएगा, यानी कि DIFFUAC, डिफ्यूज फास्टर देन हेवी गैसेज, यानी हेवी गैसेज के कंपैरिजन में जो लाइटर गैसेज होते हैं, जो हल्के गैस होते हैं, उनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन तेज़ी से होता है, ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखिए, एग्जांपल को समझना है। क्या एग्जांपल यहाँ पे है, आप देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, व्हेन ए गैस जार फिल्ड विथ एयर, यानी कि एक गैस जार लेना है। गैस जार किस प्रकार का होगा, तो इसका शेप कुछ इस टाइप का होता है। ये देखिए, इस प्रकार का ये गैस जार का शेप होता है। मैं दिखाऊंगा फिगर में, लंबे होते हैं, सॉरी ये इस प्रकार का जो बोल सकते हैं, ब्रॉड नहीं होते। गैस जार है यानी कि एक ऐसा कंटेनर है जो लेबोरेटरी में आपको मिलेगा। ये ग्लास का बना होता है जिसमें हम लोग किसी भी गैस को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं गैस जार का फिगर किस प्रकार का है। ये लंबे रहेंगे इस प्रकार से, ऐसे। ये देखिए, ये इस प्रकार से गैस जार होते हैं जिसमें गैस को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। गैस को कलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक गैस जार लीजिए और उस गैस जार में एयर को भर देना है। कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एयर, यानी कि उसमें एयर तो ऑलरेडी फिलअप होता ही है, ठीक है। तो एयर को फिल करके उसको केप्ट करना है, रखना है, इन्वर्टेड रखना है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा करके, किसके ऊपर में, तो एक और दूसरा गैस जार होगा, ठीक है, अनदर गैस जार जिसमें ब्रोमीन वेपर को फिल किया गया है। ब्रोमीन वेपर बोलिए या फिर ब्रोमीन गैस बोलिए। तो ब्रोमीन गैस को फिल करके रख लेना है, नीचे में बॉटम में ब्रोमीन वाला रहेगा और उसके ऊपर में, यानी कि ब्रोमीन के ऊपर में एक और गैस जार है जिसमें एयर को फिल करके रखा गया है, ठीक है। ब्रोमीन गैस का, अगर ब्रोमीन वेपर का बात करें, उसका कलर तो रेडिश ब्राउन होता है, रेड ब्राउन कलर का उसका कलर होता है। अब जो ब्रोमीन गैस है वो धीरे धीरे, ध्यान से देखिए, एयर क्या है, तो एयर जो है वो कलरलेस है, एयर का कोई कलर नहीं है, तो ये ऊपर में रखा गया है, कलरलेस, ठीक है। और जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन कैसा है, तो रेड ब्राउन कलर का है। ये हो गया रेड ब्राउन। तो ये नीचे रहेगा तो दिखेगा, क्योंकि कलरलेस को तो हम नहीं देख सकते हैं। जब कलरलेस को नहीं देख सकते, लेकिन रेड ब्राउन को तो देख सकते हैं ना। तो ये रेड ब्राउन कलर आपको दिखाई देगा, लेकिन एयर ऊपर वाला दिखाई नहीं देगा। कुछ समय के बाद, 5, 6, 7, 8 घंटे के बाद आप देखिएगा जो ऊपर वाला जो गैस जार है उसमें भी आपको रेड ब्राउन दिखने लगा। मतलब कि जो ब्रोमीन गैस नीचे था वो धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो यही सारी बातें यहाँ पे हैं। आप देखिए, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक जो गैस जार लेना है जिसमें एयर फिल रहेगा, इसको इन्वर्टेड रखना है, उल्टा करके रखना है। एक गैस फिल्ड विथ ब्रोमीन वेपर, यानी ब्रोमीन का वेपर गैस जार में रख करके नीचे उसके ऊपर में एयर वाला रख दीजिए। तो जब द ब्रोमीन वेपर डिफ्यूजेज इन द 2 गैस जार्स, दोनों गैस जार में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा। आप फिगर से क्लियर कीजिए इसको। यहाँ पे ये देखिए, आपको यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या बातें हैं। ये गैस जार फर्स्ट है ऊपर में, और ये नीचे में क्या है, गैस जार सेकेंड है। फर्स्ट में एयर फिल किया हुआ है जो कलरलेस है। कलरलेस है मतलब कि उसका कोई कलर नहीं होता है। नीचे वाले में ब्रोमीन गैस रखा गया है, देखिए ये ब्रोमीन गैस को रखा गया है, और ये रेड ब्राउन कलर का होता है। मैंने बताया था कि रेड ब्राउन कलर का होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड वाला में रेड ब्राउन कलर का है। एक सिलेंडर है जिसमें एयर फिल किया गया है, और एक सिलेंडर है जिसमें ब्रोमीन वेपर को फिल किया गया है। एक दूसरे को ऊपर में सील्ड कर दिए हैं। सील्ड कहने का मतलब कि अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर न जा सके। तो धीरे धीरे ब्रोमीन वेपर क्या करता है, ब्रोमीन वेपर डिफ्यूज करता है अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा और डिफ्यूज करेगा थ्रू द एयर, यानी कि जो ऊपर वाला में एयर है। कुछ समय के बाद और देखिएगा, आफ्टर सेवरल आवर्स, यानी कि 5-10 घंटे लगेंगे इसमें, यानी कि इसके बाद जो ब्रोमीन वेपर होता है वो दोनों में ईच
यानी कि रीच द टॉप ऑफ द कॉलम, कॉलम के टॉप तक पहुंच जाता है, धीरे धीरे डिफ्यूज होते होते टॉप तक क्या होता है, पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये डिफ्यूजन कब तक चलेगा, ये डिफ्यूजन कब तक चलेगा। तो याद रखना है कि जब ये पूरी तरह से यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि ऊपर का कॉम्बिनेशन, ऊपर वाला जो गैस जार है उसका कॉम्बिनेशन और नीचे का कॉम्बिनेशन, या दोनों में कंपोजिशन बिल्कुल सेम हो जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ ब्रोमीन वेपर ऊपर वाला जार में और उतना ही नीचे वाला जार में, और जो ऊपर में जो गैस भरे थे, जो एयर भरा हुआ था, तो वो एयर भी नीचे आएगा धीरे धीरे, और जो ब्रोमीन नीचे है वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ऊपर। यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन यूनिफॉर्म हो जाएगा, तब जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिए, जो ब्रोमीन होता है वो हेवी होता है, एयर के कंपेरिजन में ब्रोमीन हेवी होता है। तो जो हेवी चीज़ होती हैं, जो भी चीज़ें हेवी होती हैं वो नीचे रहती हैं, और जो हल्की चीज़ें होती हैं वो ऊपर जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि ब्रोमीन वेपर ऊपर जा रहा है और गैस जो है वो नीचे आ रहा है। ये शो करता है कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के, वो इन ऑल डायरेक्शन में, यानी कि हर एक डायरेक्शन में क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। चलिए आगे और बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट देखेंगे आप, द स्मेल ऑफ फूड, यानी कि जो फूड का जो स्मेल होता है। ठीक है, अगर किचन में कोई खाना बन रहा है उसके स्मेल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो द स्मेल ऑफ फूड विच इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज टू अस इवन फ्रॉम ए कंसिडरेबल डिस्टेंस ड्यू टू डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन के कारण ही किचन में खाना बन रहा है और हम कुछ मीटर की दूरी पे हैं, सपोज मान लीजिए 10-20 मीटर की दूरी पे हैं, और आप वहाँ से आसानी से किचन में क्या बन रहा है और आप उसके स्मेल को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है कि जो फूड को पकाया जा रहा है, यानी कि जिस फूड को आप कुक कर रहे हैं, उस फूड का पार्टिकल इवापोरेट करता है। इवापोरेट करने का मतलब वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इवापोरेट करेगा और धीरे धीरे कहाँ पे जाएगा, एयर के साथ में मिक्स हो जाता है। और एयर के पार्टिकल्स जो मूव करते हैं, उसके साथ साथ में जो फूड का पार्टिकल्स है वो भी क्या करेगा, मूव करेगा, और हमारे नाक तक पहुंच जाता है, जो हमें फूड के स्मेल को प्रोवाइड कराते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ फूड इवापोरेट्स एंड मिक्स विथ एयर, यानी एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। दे स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस, ये हर एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, फैलते हैं। एंड रीच टू आवर नोज गिविंग द स्मेल ऑफ फूड, और हमारे नाक तक पहुंचते हैं, जो हमें फूड का स्मेल क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बार बार आता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे नोट में कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये क्वेश्चन है, यानी कि ये पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन होता है कि जो हॉट सिजलिंग फूड होता है, हॉट सिजलिंग फूड का मतलब गर्मा गर्म भोजन जो बहुत ही गर्म है, ये हॉट सिजलिंग फूड का जो स्मेल होता है वो बहुत ही दूर से ही पता चल जाता है। लेकिन अगर कोई कोल्ड फूड है, यानी कि जो ठंडा है, जो ठंडे फूड का स्मेल लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है, उसके क्लोज में जाना पड़ता है, तब जा कर के हमें उसकी सुगंध मिलती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पहले बात किए थे कि हीटिंग करके आप रेट ऑफ डिफ्यूजन को बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्सटेंस को जिसमें डिफ्यूजन हो रहा है, आप उसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद में जो पार्टिकल्स का जो होता है, हीट जब करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, पार्टिकल हीट को गेन करते हैं और उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक बढ़ जाता है और वो रैपिडली मूव करने लगते हैं, जिस कारण से डिफ्यूजन बहुत ही तेज़ हो जाता है। तो हॉट सिजलिंग फूड है, उसका स्मेल दूर से ही इसलिए पता चल जाता है। अब देखिए यहाँ पे द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अस फ्रॉम सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड, ठंडे फूड का स्मेल जो है उसको लेने के लिए वी हैव टू गो क्लोज टू इट, उसके नज़दीक जाना पड़ता है। इसका रीज़न यही है, इसका रीज़न क्या है कि द टेम्परेचर ऑफ हॉट सिजलिंग फूड इज़ हाई। हॉट सिजलिंग फूड जो गर्मा गर्म भोजन है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉट पार्टिकल्स इज मोर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है हॉट पार्टिकल्स का ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू कोल्ड पार्टिकल्स, यानी कोल्ड फूड के कंपेरिजन में हॉट फूड के पार्टिकल्स का ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा, वो तेज़ी से रैंडमली मूव करेंगे। द हॉट पार्टिकल्स डिफ्यूज फास्टर इन कंपेरिजन टू कोल्ड पार्टिकल्स। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे
कि अगर किसी भी रूम के एक कोने में, यानी कि इन ए कॉर्नर ऑफ ए रूम, एक कॉर्नर है, रूम का कॉर्नर है, आप वहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी एक इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं, यानी कि एक अगरबत्ती को जलाते हैं, ठीक है। तो इंसेंस स्टिक को बर्न कीजिएगा तो उसकी सुगंध पूरे रूम में फैल जाती है, यहाँ तक कि रूम के बाहर भी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। अगरबत्ती को जब जलाया जाता है तो उसके पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ता है, वाइब्रेशन बढ़ता है, तो वो आसानी से रैंडमली फास्टर मूव करते हैं और इसके बाद क्या हो जाता है, वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर पार्टिकल्स के साथ में ऑल डायरेक्शन में डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, द फ्रेगनेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती स्प्रेड ऑल अराउंड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इट्स स्मोक इनटू एयर, यानी अगरबत्ती को जलाते हैं तो धुआं निकलता है। ये स्मोक क्या होता है, वो अगरबत्ती का पार्टिकल्स ही है जो ऊपर की ओर उठता है। नेक्स्ट देखिए, परफ्यूम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अगर कोई पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं भी है, थोड़ा दूर है, तो भी उसके सुगंध को पता चलता है। क्यों? कि जब आप परफ्यूम बोतल से बाहर निकालते हैं तो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद इवापोरेट कर जाते हैं, इवापोरेट करके गैस पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं और एयर पार्टिकल के साथ मैच करके ऑल डायरेक्शन में फैल जाते हैं। ये भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के कारण ही होता है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू एयर, यानी एयर में परफ्यूम का वेपर क्या होता है, मिक्स हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे घरों में एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये सिलेंडर्स में आते हैं। एलपीजी का बात मैंने किया था। एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर ये गैस गलती से किसी कारण से कहीं पे कोई डिफेक्ट है, इस कारण से उसमें क्या हो गया, लीकेज हो गया, तो लीकेज होता है तो उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। क्यों? क्योंकि एलपीजी गैस में एक स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला सब्सटेंस मिलाया जाता है, उसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। वैसे अगर एलपीजी में देखा जाए तो मेनली यहाँ पे ब्यूटेन गैस होता है, याद रखिएगा। एलपीजी में मेन क्या होता है, ब्यूटेन। इसके अलावा इसमें प्रोपेन और इथेन भी होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन मेनली ब्यूटेन। और इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला, क्योंकि अगर कहीं लीकेज हो तो वो पता चले, उसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। याद रखिएगा, इथाइल मरकैप्टन एक गैस है जिसको एलपीजी में मिलाते हैं और इसका स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और अनप्लेजेंट होता है, जो हमारे नाकों तक पहुंचता है और हमें पता हो जाता है कि गैस कहीं पे लीक कर रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, द लीकेज ऑफ कुकिंग गैस मीन्स एलपीजी इन आवर होम्स is detected due to the diffusion of a strong smelling substance ethyl mercaptan present in cooking gas। जो कुकिंग गैस में प्रेजेंट रहता है इथाइल मरकैप्टन, इसी के डिफ्यूजन के कारण जो डिफ्यूज करता है एयर में, हमें पता चलता है कि कहीं पे लीकेज हो रहा है। तो ये था टॉपिक डिफ्यूजन इन गैसेज। अब हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, यानी कि लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे होता है। तो ये मैंने हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि गैस के कंपैरिजन में लिक्विड में डिफ्यूजन का रेट स्लो होता है। ये स्लो यानी कि धीरे धीरे डिफ्यूज करता है। तो देखिए, द डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन दैट इन गैसेज, यानी कि गैस के कंपैरिजन में लिक्विड में डिफ्यूजन स्लो होता है। इसके एग्जाम्पल देखिए क्या है कि व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जिसका कलर पर्पल कलर का होता है, इसका फार्मूला है KMnO4। ये देखिए पोटेशियम परमैंगनेट, इसके क्रिस्टल को एक बीकर के बॉटम पे रखते हैं जिसमें वाटर फिल है, तो ये जो पर्पल कलर है धीरे धीरे पूरे वाटर में फैल जाएगा। क्यों? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यानी कि एक क्रिस्टल को, जो क्रिस्टल मतलब कि दाना जो पोटेशियम परमैंगनेट का है, उसको अगर वाटर में आप डालते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, उसके पार्टिकल यानी कि KMnO4 के मॉलिक्यूल से मिल करके बना है। एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे ब्रेक हो जाते हैं और वाटर का जो पार्टिकल है वो जो मूव कर रहा है, क्योंकि वाटर लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। वाटर के जो एरिया है, जो भी वॉल्यूम है वाटर का, उसी वॉल्यूम में मूव करता है। उसके साथ में ये
KMnO4 का जो पार्टिकल्स है वो भी मूव करता है और पूरे वाटर में फैल जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक क्रिस्टल है, इसको आप पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको अगर प्लेस करते हैं एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाटर के बॉटम में इन ए बीकर, द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 स्प्रेड इनटू होल वाटर ड्यू टू डिफ्यूजन, यानी पूरे वाटर में फैल जाता है। किसके कारण से? तो डिफ्यूजन के कारण से पूरे वाटर में फैल जाता है। चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड क्या है। सिमिलरली माने इसी प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट के जगह पे अगर आप एक क्रिस्टल लेते हैं कॉपर सल्फेट का, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो ब्लू कलर का होता है, याद रखिएगा बिल्कुल ब्लू कलर का होगा। ये ब्लू कलर अगर धीरे धीरे फैल रहा है, पूरे पानी में क्या हो रहा है, ब्लू कलर फैल रहा है, मतलब कि वहाँ भी कॉपर सल्फेट का जो मॉलिक्यूल्स है वो पूरे पानी में डिफ्यूजन के कारण क्या हो रहा है, स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि एक क्रिस्टल लेना है कॉपर सल्फेट का, इसको केप्ट करना है एट द बॉटम ऑफ ए बीकर कंटेनिंग वाटर, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट स्प्रेड्स इनटू होल वाटर, यानी पूरे वाटर में कॉपर सल्फेट का जो कलर है फैल जाता है। किसके कारण से? ड्यू टू डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन के कारण से फैलता है। इसका हम लोग फिगर देखेंगे, फिगर के मदद से आप इसको समझिए। ये देखिए, ये फिगर आपको दिखाया गया है, एक बीकर है, आप ध्यान से देखेंगे, ये एक बीकर है, बीकर में वाटर रखा गया है, आप देख सकते हैं। इसके नीचे ये जो है पर्पल कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर फैलते जा रहा है, यानी ये ऊपर की ओर फैलेगा और कुछ समय के बाद, आप कुछ समय के बाद देखिएगा पूरे पानी में ये पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। किसके कारण से होता है? तो डिफ्यूजन के कारण से। प्रोसेस को कैसे डिफाइन कीजिएगा, इसको एक्सप्लेन कैसे कीजिएगा, क्यों होता है कि व्हेन एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका एक क्रिस्टल लीजिए, इसका वन क्रिस्टल, ठीक है, इज प्लेस्ड, ज़्यादा नहीं, एक क्रिस्टल को इज केप्ट या प्लेस्ड इन वाटर, इट ब्रेक्स इनटू इट्स मॉलिक्यूल्स, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो है उसको छोटे छोटे KMnO4 के मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। इट मिक्सेस विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स करेगा, एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो along with water molecules the molecules of potassium permanganate also mixes and spread in the whole water, पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं, ये ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है। ये जो है इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क, इसके जगह पे बीकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कोनिकल फ्लास्क, इसको बोला जाता है कोनिकल फ्लास्क। इसमें वाटर लिया गया है और उस वाटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से ये देखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट का अगर क्रिस्टल नहीं भी, क्रिस्टल भी डालिएगा तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, यही होगा। अगर क्रिस्टल नहीं भी है तो आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है जिसका कलर कैसा होता है, तो जिसका कलर ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू कलर का हो गया, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर से 2-3 ड्रॉप अगर मिलाते हैं आप, या अगर 2-3 ड्रॉप नहीं है तो मैंने बात किया क्रिस्टल भी 1-2 क्रिस्टल इसमें क्या करना है, डाल देना है। धीरे धीरे आप देखिएगा कि जो पर्पल कलर है पूरा इतना दूर में फैल गया, फिर और ज़्यादा हो गया, धीरे धीरे पूरे वाटर में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ भी है कि कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिल जाते हैं और मिलने के बाद में पूरे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ में स्प्रेड हो जाते हैं और पूरे वाटर का कलर ब्लू कलर का हो जाता है। चलिए आगे हम लोग आते हैं और एग्जांपल देखते हैं। डिफ्यूजन इन लिक्विड चल रहा है, डिफ्यूजन इन लिक्विड का और एग्जांपल यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा कि द कलर ऑफ इंक स्प्रेड्स इनटू वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर कोई वाटर है, बीकर में वाटर लिए हैं, उसमें एक इंक का 2-3 बूंद या 1 बूंद आप उसमें पोर करते हैं, डालते हैं, तो इसके बाद वो पूरे उसका कलर पूरे वाटर में फैल जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है तो आप समझिए यहाँ पे। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कहने का मतलब कि जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स है, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, ये वाटर है, सपोज ये वाटर बॉडीज है, रिवर, लेक्स, ओशंस, पॉन्ड्स, ये वाटर का सरफेस हो गया, ठीक है। और ऊपर में क्या है, तो ऊपर में एयर है, यहाँ पे ऊपर में एयर है।
तो एयर में बहुत सारी गैसेज होते हैं, यानी कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, ढेर सारा गैसेज का मिक्सचर है। इसमें ऑक्सीजन भी है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये दोनों गैस वाटर में मिक्स हो जाते हैं, ये दोनों गैस वाटर में क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। क्यों? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि जो गैस है ये O2 गैस इसमें आकर के मिलता है वाटर में, किस प्रोसेस से, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण, डिफ्यूजन, क्योंकि लिक्विड में मिल रहा है, ठीक है। और CO2 गैस भी है, ये भी क्या करता है, ये भी वाटर में आकर के मिल जाता है। तो यहाँ पे ढेर सारे ये गैस का मिक्सचर था। एयर क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। इसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैस ऐसे हैं जो वाटर में हाईली सोल्यूबल होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में मिक्स होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और इसके अंदर में अगर कोई प्लांट है, ठीक है, या हो सकता है कि इसके अंदर में ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, यानी कि मछली, ये सब ढेर सारे जीव जंतु होते हैं। तो ये सारे को क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, क्योंकि ये वाटर के अंदर हैं, ये वाटर के बाहर तो एयर में है नहीं। तो ये जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन प्लांट्स है, इसको फोटोसिंथेसिस करना होता है, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसको क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, हवा पे तो है नहीं इन लोग, ये दे आर नॉट एक्सपोज्ड इन एयर, ठीक है। इसीलिए जो CO2 वाटर में घुला हुआ है, उसी CO2 का, वाटर में घुले हुए CO2 का इस्तेमाल करते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में इन लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों वाटर में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ही मिक्स होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ मतलब प्लांट्स, एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स है, वो दोनों को मिला करके बोलेंगे एक्वेटिक लाइफ। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा कि अगर कोई लिक्विड है तो लिक्विड में हम सॉलिड को भी डिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। लिक्विड को भी कर सकते हैं, लिक्विड का मतलब ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट या ड्रॉप ऑफ इंक। इसके अलावा जो गैसेस हैं, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे लिक्विड में क्या हो सकते हैं, डिजॉल्व हो सकते हैं। ये हमारा था टॉपिक डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। अब हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। चलिए, सॉलिड में डिफ्यूजन तो ये हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि ये गैस और लिक्विड के कंपैरिजन में क्या होता है, स्लो होता है, बहुत ही स्लो होता है। यानी कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज़ वेरी वेरी स्लो, यानी कि सॉलिड में जो डिफ्यूजन का रेट है वो बहुत ही स्लो होता है, वेरी वेरी स्लो, यानी कि बहुत ही क्या है, स्लो है। इस कारण से हमें ये लगता है कि ये इतना स्लो है, हम ये सोचते हैं कि सॉलिड में डिफ्यूजन होता ही नहीं है, यानी कि इट इज़ सो स्लो दैट वी थिंक द डिफ्यूजन इन सॉलिड्स डज नॉट टेक प्लेस। हम लोग ये मानते हैं कि यानी कि डिफ्यूजन हो ही नहीं रहा है, ये हम लोग मान लेते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ना सॉलिड में, बहुत ही स्लो है, यानी कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड इज़ वेरी वेरी स्लो। सो वी कंसिडर, यानी कि हमको लगता है ऐसा, इट सीम्स दैट इन डिफ्यूजन इज़ नॉट टेकिंग प्लेस इन सॉलिड, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी होता है, भले ही स्लो प्रोसेस हो। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब ध्यान से एग्जाम्पल देखिए क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं कि व्हेन वी राइट ऑन ए ब्लैक बोर्ड विद द हेल्प ऑफ ए चॉक, यानी एक ब्लैक बोर्ड है, उस ब्लैक बोर्ड में आप चॉक से क्या कीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ चॉक डिफ्यूज विथ द पार्टिकल्स ऑफ ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड का जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर का जो पार्टिकल्स है, जो अपर पार्टिकल्स है, वो चॉक के पार्टिकल के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं। वो इतनी जल्दी नहीं होते, टाइम लगता है। अगर आप जो लिखे हैं उसको 10 से 15 दिन तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, बिना मिटाए, यानी कि बिना इरेज किए आप उसको 10 से 15 दिन तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जो चॉक का पार्टिकल्स है ये ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, और इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू क्लीन द बोर्ड, यानी बोर्ड को क्लीन करना फिर क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू क्लीन इट आफ्टर 10 to 15 डेज। क्यों हो गया, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस वहाँ पे स्लो था, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, और वहाँ पे डिफ्यूज हो गए चॉक पार्टिकल्स विद द पार्टिकल्स ऑफ ब्लैक बोर्ड। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है कि अगर आप दो मेटल ब्लॉक है, यानी कि दो मेटल ब्लॉक, सपोज मान लीजिए एक फर्स्ट मेटल ब्लॉक हो गया, दूसरा मेटल ब्लॉक और ले लीजिए, इसके ऊपर में एक दूसरे के ऊपर में ऐसे रख दीजिए, और ये दोनों को बांध दीजिए। क्या करना है, दोनों को बांध देना है, और बांध करके इसको
2-3-4 साल तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। यानी 2 मेटल ब्लॉक को एक दूसरे के ऊपर टाइटली टाइट कर देना है और टाइट करने के बाद ऐसे ही इसको छोड़ देना है कम से कम 5 से 6 साल तक। तो आप देखिएगा कि इसके सरफेस क्या होते हैं, यानी कि जो दोनों मेटल ब्लॉक के सरफेस पे एक दूसरे के पार्टिकल्स चिपके हुए नजर आएंगे कि मतलब वहाँ पे क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ है। यहाँ पे देखिए वही चीज़ यहाँ भी लिखा है कि इफ़ 2 मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टुगेदर टाइटली, यानी 2 मेटल ब्लॉक को हम लोग क्या कर दिए, एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड कर दिए एंड केप्ट अनडिस्टर्ब्ड, और उसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दिए फॉर ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक। देन द पार्टिकल्स ऑफ वन ब्लॉक आर फाउंड टू हैव डिफ्यूज्ड विथ द पार्टिकल्स ऑफ अनदर मेटल, यानी कि फर्स्ट मेटल का जो पार्टिकल होता है वो देखा जाता है कि वो डिफ्यूज हो जाता है दूसरे के साथ में। तो यहाँ पे सॉलिड में भी डिफ्यूजन हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। गैस में डिफ्यूजन वेरी फास्ट होता है, यानी कि द फास्टेस्ट है, ठीक है, और लिक्विड में मॉडरेट है। इसके अलावा जो सॉलिड है उसमें वेरी स्लो डिफ्यूजन होता है। तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक बात करेंगे। ये लास्ट टॉपिक क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का बात हम लोग करेंगे, तो ध्यान से समझिए। टेम्परेचर को समझते हैं, क्या है ये टेम्परेचर और इसको मेजर कैसे करना है। तो टेम्परेचर को हिंदी में तापमान कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोला जाता है, तापमान। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर ले हीट का, कि हीट क्या है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है हीट, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस के लिए। क्योंकि अगर कोई बॉडी हॉट है मतलब कि इट कंटेंस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अगर कोई बॉडी कोल्ड है मतलब कि इट कंटेंस लेस अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। यानी कि द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज हीट। यानी हीट क्या है, हीट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच मेक्स एन ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट हीट गेन करेगा तो हॉट हो जाएगा, लॉस करेगा हीट को तो कोल्ड हो जाएगा। अब द एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट का एसआई यूनिट क्या है, जूल है। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज व्हाट, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टेम्परेचर का, यही हम लोग को सीखना है। टेम्परेचर क्या है, आप यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई टेम्परेचर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, ये क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। क्या है ये, एक रिलेटिव टर्म है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे समझिएगा, रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है, ये हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, क्या है कि यहाँ पे आपको 3 ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है, ए, बी और सी। यानी कि यहाँ पे आपको 3 ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। किस लिए, क्योंकि तीनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक ऑब्जेक्ट हो गया ए, दूसरा हो गया बी और तीसरा हो गया सी, ठीक है। कौन गर्म है और कौन ठंडा है ये आपको बताना है। आपको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखिएगा, इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप सबसे पहले 40 वाले और 50 वाले को छू कर देखना है। अपने दोनों हाथों से एक एक हाथ का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये दोनों को आप क्या कीजिए, उसको टच करिए। लेफ़्ट से आप इसको टच करेंगे 40 वाले को और राइट से 50 वाले को। कुछ समय तक रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा है, ज़्यादा देर तक नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आप दोनों हाथों से इसको टच कीजिए 60 वाले को, तो गर्म लगेगा बिल्कुल, क्योंकि 40 से भी ये ज़्यादा था और 50 से भी क्या है, ज़्यादा है। तो ये आपको दोनों हैंड को क्या कराएगा, फील कराएगा। अब की बार क्या करना है, ध्यान से समझिए, अब की बार क्या करना है सेकेंड टाइम में, कि आप ए पर लेफ्ट हैंड को रखेंगे। ए पर किसको रखेंगे, लेफ्ट को। दूसरे बी कहाँ रखेंगे, राइट, सॉरी सी पर रखेंगे राइट हैंड को। सॉरी, देखिए राइट हैंड को यहाँ पे रखिए, कहाँ पे, सी। यानी कि ये 40 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर है, बस थोड़ी ही देर के लिए रखना है। बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, हाथ जल सकता है। और क्वेश्चन यहाँ पे यही रखना है, क्या सावधानी रखना है कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या है,
ये बात किया मैंने कि 60 वाले को हम लोग राइट हैंड से टच किए हैं और 40 वाले को लेफ़्ट हैंड से टच किया। अब दोनों हाथ से कुछ से 4 या 5 सेकंड के बाद आप इसको टच कीजिए, बी वाले को टच कीजिएगा। तो जो लेफ़्ट जो 40 पे था उसको ये गर्म लगेगा, यानी कि लेफ़्ट वाले को क्या लगेगा, ये लेफ़्ट वाले को ये बोलेगा कि ये गर्म है ये। लेकिन जो राइट 60 पे था, राइट वो बोलेगा कि नहीं ये तो ठंडा है। वो बोलेगा राइट वाला कि क्या है ये ठंडा है, गर्म नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर रिलेटिवनेस यानी कि रिलेटिविटी का बात हुआ है, यानी कि 40 के कंपैरिजन में जो 50 है वो ज़्यादा है, लेकिन 60 के कंपैरिजन में जो 50 है क्या है ये कम है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो हॉटनेस और जो कोल्डनेस होता है, याद रखिएगा हॉटनेस और कोल्डनेस ये दोनों रिलेटिव टर्म हैं, ये दोनों कंपैरिजन की बातें होती हैं। कौन किसके कंपैरिजन में हॉट है और कौन किसके कंपैरिजन में कोल्ड है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर क्या हुआ? तो टेम्परेचर एक डिग्री ऑफ मेजर है, याद रखिएगा। डिग्री ऑफ मेजर का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को मेजर करने का तरीका, किसी भी चीज़ को मेजर करने का ये क्या है, यूनिट है। यानी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी विच टेल्स अस हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज कोल्ड, इसी को बोला जाता है टेम्परेचर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर का डिफिनीसन देखेंगे। ध्यान से देखिएगा टेम्परेचर का डिफिनीसन यहाँ पे क्या है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, यानी किसी भी बॉडी का हॉट कितना है, कोल्ड कितना है, इसको मेजर करने का जो तरीका होता है उसी को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर। यानी कि जो हमें बताता है विच टेल्स अस हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज कोल्ड एज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज व्हाट? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ hotness and coldness which tells us how much an object is hot और how much an object is cold its temperature। अब यहाँ पर टेम्परेचर जैसे हीट का ऐसा यूनिट क्या था, जूल। हीट को हम लोग किस में मेजर किए थे, जूल में। लेकिन टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। याद रखिएगा केल्विन। केल्विन का सिंबल होता है कैपिटल के, यानी कैपिटल के से केल्विन को रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो कॉमन यूनिट है, कॉमन यूनिट कहने का मतलब कि जो जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये कॉमन यूनिट जो हम लोग क्या करते हैं उसको अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है, तो डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस का सिंबल क्या है, तो डिग्री और सेल्सियस, यानी कि छोटा सा जीरो रहता है वो ऊपर रहता है और सी लिख दीजिए, हो गया डिग्री सेल्सियस। बाकी देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्या है। हीट और टेम्परेचर दो चीज़ें मैंने अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा, क्या है मैंने बताया आपको, एक हीट और दूसरा टेम्परेचर। जो हीट है वो काउज है। हीट क्या है, काउज है। काउज मतलब कि कारण। किसी भी टेम्परेचर का क्या होता है, कारण ही होता है ये, कि हीट अगर कोई गेन करेगा तो हायर टेम्परेचर, लूज करेगा तो लेस टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर का कारण कौन है, तो टेम्परेचर का कारण है हीट। हीट इज़ द काउज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एंड टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर इज द इफेक्ट ऑफ हीट, यानी कि क्या है, इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट। यानी कि हीट का ये क्या है, इफेक्ट है। इफेक्ट का मतलब इसका प्रभाव है। हीट अपना प्रभाव दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। अब आगे बात करते हैं कि टेम्परेचर को मेजर क्या करना है। यही सिलेबस में भी है कि टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है, यानी कि द स्केल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स होते हैं जो टेम्परेचर को मेजर करने के, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेनली यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे 3 प्रकार के स्केल के बारे में बात करेंगे। देखिए पहला स्केल है उसको बोलते हैं सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, दूसरा है वो है केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, और तीसरा है वो है फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, एक सेल्सियस हो गया, दूसरा केल्विन हो गया और तीसरा फ़ारेनहाइट हुआ। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, ये देखिए हो गया सेल्सियस, दूसरा हो गया केल्विन और तीसरा हो गया फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो 3 का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 1 बाय 1। तो शुरू करते हैं सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। आ जाइए। ये जो सेल्सियस स्केल है ये हमारे डेली लाइफ में मोस्ट यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज स्केल ऑफ टेम्परेचर है इन आवर डेली लाइफ।
बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का, मेल्टिंग पॉइंट, बॉडी टेम्परेचर, जनरली हम लोग इसी में मेजर करते हैं। ETC आर मेजर्ड इन दिस स्केल। और हम लोग शहर का तापमान कितना है, सिटी का टेम्परेचर, वो भी हम लोग डिग्री सेल्सियस में ही जनरली बात करते हैं। इसको लिखा कैसे जाता है, तो इट इज़ रिटन एज डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए ये है डिग्री सेल्सियस, मैंने बताया था छोटा सा ओ रहेगा ऊपर में और सी लिख देना, ये हो गया डिग्री सेल्सियस। रीड कैसे करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस, रीड एज डिग्री सेल्सियस। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि इसका टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है रीडिंग, वो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस है, पॉजिटिव हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, तो बोलेंगे -5 डिग्री सेल्सियस, तो नेगेटिव हो गया -5 डिग्री सेल्सियस। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगला बात करते हैं हम लोग केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे है केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन स्केल। तो ये जो है ये SI यूनिट है, ये हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, यानी कि इट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और दिस स्केल इज़ मेनली यूज्ड बाय साइंटिस्ट्स फॉर रिसर्च वर्क्स, यानी ये साइंटिस्ट के द्वारा जनरली इसका इस्तेमाल होता है रिसर्च वर्क के लिए। इट इज़ रिटेन एज K, यानी कैपिटल K के रूप में इसको हम लोग लिखते हैं, बड़ा K, ठीक है। और रीड कैसे करते हैं, रीड एज केल्विन। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली बात है कि जब हम लोग बात करते हैं केल्विन स्केल का, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बात करते हैं केल्विन स्केल का, तो केल्विन को हम लोग लिखते हैं कैपिटल K से, जिसमें डिग्री नहीं लगाया जाता, एक बात याद रखना है। लेकिन जब सेल्सियस का बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट का बात करेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी कि ये दो हैं जिसमें डिग्री लगता है, लेकिन जो केल्विन है, केल्विन में डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए आगे, एक बात केल्विन के लिए और ख़ासियत क्या है, देखिएगा केल्विन स्केल का क्या एडवांटेज है कि इसमें जितने भी टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है, जो भी रीडिंग लिया जाता है, यह ऑलवेज पॉजिटिव होता है या जीरो होगा, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। द रीडिंग ऑन केल्विन स्केल इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, हमेशा, नॉट नेगेटिव। इसका रीडिंग कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये बात को याद रखना है। आगे आइए फ़ारेनहाइट स्केल की हम लोग बात करते हैं। देखिए फ़ारेनहाइट स्केल क्या है। दिस स्केल इज़ मेनली यूज्ड इन मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, यानी कि फ़ारेनहाइट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये FPS सिस्टम में आता है, ये जो हमारे कंट्री में ये नहीं लगता है, यहीं इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। फूड पाउंड सेकेंड वाला ये है, फ़ारेनहाइट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो स्केल है जनरली बॉडी टेम्परेचर के लिए हम लोग जैसे बोलते हैं किसी का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 98.56 होता है, ये कॉमन टेम्परेचर होता है। किसी को बोलते हैं बुखार हो गया है तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, किसी को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है तो 102 डिग्री, 104 डिग्री सेल्सियस, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ये हम लोग जो बोलते हैं 104 बुखार है, 102 है, 100 है, तो हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट का बात करते हैं, ना कि सेल्सियस का बात करते हैं। इसको राइट कैसे करते हैं, सिंबल में इसको हम लोग लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे देखिए डिग्री का सिंबल देना है और फिर यहाँ पे F लिख देना है, ये हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। रीड कैसे करते हैं, रीड एज डिग्री फ़ारेनहाइट। इट्स रीडिंग में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी सेल्सियस के जैसा ये भी है कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये दोनों स्केल, 3 गो स्केल है जो डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, यहाँ पे हम लोग कंपेयर किए हैं, यहाँ पे स्टडी किया गया है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला डिग्री सेल्सियस है, सेकेंड वाला केल्विन है और थर्ड वाला क्या है, तो थर्ड वाला यहाँ पे है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि जो वाटर जो आइस के फॉर्म में है वो बर्फ़ बनना शुरू करता है, यानी कि वाटर बनना शुरू करता है, मेल्ट करना शुरू करता है, यानी कि जो आइस जो है वो मेल्ट करना शुरू करता है जिस टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। और ये हमें पता है कि सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस ये होता है। और जहाँ पे बॉयल करता है वाटर उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो बॉयल करना शुरू करता है। तो हमको ये भी पता है कि डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है और यहाँ पे 100 है, ये दोनों के बीच में 100 डिवीज़न होते हैं, ठीक है। 100 डिवीज़न यानी कि हर एक डिवीज़न 1 डिग्री को बताता है। अब आगे देखिए केल्विन में, केल्विन में जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन। 273.18 है, वो लोग हम लोग छोड़ देते हैं, यानी कि 18 को कंसीडर नहीं करते हैं, एक होल नंबर लेकर के चल रहे हैं 273। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन है। देखिए 373 हो गया।
अब इसमें भी इसके बीच में भी 100 डिवीजन ही होते हैं, यानी कि 273 से लेकर के 373 तक 100, और हर एक डिवीज़न 1 डिग्री को बताता है। अब यहाँ पे आइए फ़ारेनहाइट में आ जाइए। फ़ारेनहाइट में जो वाटर जो मेल्ट करता है, यानी कि जो आइस है जो मेल्ट करता है वाटर बनाने के लिए, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जहाँ पे बॉयल करता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 212 डिग्री पे क्या करेगा, ये बॉयल करना शुरू करेगा। ये फ़ारेनहाइट का हुआ। तो 32 से लेकर के 212 के बीच 180 डिवीज़न होते हैं, यानी कि हर एक डिवीज़न 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को बताता है और 180 डिवीज़न होते हैं। यहाँ पे हम लोग अब रिलेशन देखेंगे। रिलेशन बिटवीन द 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, यानी कि सेल्सियस में, केल्विन में और इसके बाद फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, ये हम देखेंगे। याद रखिएगा, C मतलब कि सेल्सियस हो गया, ये 0 से शुरू हुआ था तो -0, और टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न 100 था तो यहाँ पे डिवाइड कर दिए 100 से, यानी कि 0 से लेकर के 100 तक तो 100 डिवीज़न। K यानी कि केल्विन लिख दिया। इसकी शुरुआत हुई थी 273 तो -273, इसका भी 100 डिवीज़न था तो 100 से हमने भी क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फ़ारेनहाइट मतलब F लिख दिए, और ये 32 से शुरू हुआ था तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट 32 है तो माइनस में 32 हो गया, बाई 180 यानी कि 180 डिवीज़न था तो बाई 180 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये कट जाएंगे, कैसे कटेंगे, देखिए 20 से 100 कितना बार में, 5 बार में। ये 20 से 100 कितना बार में, 5 बार में। ये 20 से 180 कितना बार में, तो 9 बार में। तो 5 और 9 जो नीचे लिखा हुआ है देखिए 5 और ये है 9, तो ऊपर में C बच जाएगा, यहाँ पे K -273 और यहाँ पे F -32। यही जो है इट इज़ रिलेशन बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स। ये रिलेशन याद रखना है। कभी भी आपको अगर कोई भी एक टेम्परेचर दिया हुआ है, जैसे सपोज मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस, बताइए 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कि हाउ मच डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप डिग्री सेल्सियस वाला लीजिएगा, C/5 लीजिएगा, और फिर फ़ारेनहाइट वाला लीजिए, ये दोनों को आप सॉल्व कर दिए, यानी कि C/5 इक्वल टू F - 32/9। यहाँ पे C दिया हुआ है 100 डिग्री, यहाँ पे देखिए, तो C की जगह पे आप यहाँ पे 100 पुट कर दीजिए और F का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम एक दूसरे के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई दिया हुआ है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए। ये लिखा है कि 180 केल्विन इक्वल टू हाउ मच डिग्री फ़ारेनहाइट, ये निकालना है। केल्विन से कहाँ जाना है, फ़ारेनहाइट। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट वाला जो रिलेशन है ना, आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केल्विन का वैल्यू दिया हुआ है तो इस K के जगह पर यहाँ पे जो K लिखा हुआ है, इस K के जगह पे 180 पुट कर दीजिए और F का वैल्यू निकाल लीजिए, सॉल्यूशन कर दीजिए, वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, आप देखेंगे उस मिस्टेक को सुधार लीजिएगा। क्या मिस्टेक है कि हम लोग इसको 20 से 100 को काट दिए थे, 5 आया था, इसको 9 से काट दिए थे, यानी कि 9, यहाँ पे 5 था और नीचे यहाँ भी 5 था। यहाँ पे गलती से 100 लिखा गया है, ये 100 नहीं लिखिएगा, यहाँ पे 5 लिखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, जो हमारे लिए जो पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशन दिखाया गया है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग C/5 लिए, तो C/5 यहाँ पे ले लिए, फिर K - 273/5, तो K - 273/5, तो 5 दोनों के नीचे है, तो 5 का अब क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, 5 और ये 5 क्या हो गया, कट हो गया। तो यहाँ पे बच गया C और यहाँ बच गया K - 273। तो जो माइनस में 273 है वो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया K इक्वल टू C + 273। आप इसको क्या करिएगा, याद रखिएगा, यानी कि K इक्वल टू C + 273 याद रखना है। यहाँ पे इसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होता है या फिर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है, और किसी दूसरे यूनिट में दिया हुआ है। तो आप इस रिलेशन का इस्तेमाल करके, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसको, इसका इस्तेमाल करके आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन
और केल्विन से डिग्री सेल्सियस आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है एक बार मैं बता देता हूँ, देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, K इक्वल टू C प्लस 273। आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बात समझिएगा। अगर C दिया हुआ है सपोज, तो 273 उसमें आप ऐड कर दीजिए तो केल्विन मिल जाएगा। दूसरा आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, K माइनस 273 इक्वल टू C, यानी कि 273 को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएँ, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखिए यानी कि 273 जो पॉजिटिव था इधर आया तो क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 273, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ध्यान से आप देखेंगे क्या है कि अगर आपको केल्विन दिया हुआ है, सपोज 400 केल्विन दिया हुआ है, ऐसे बोल रहा है कि बताओ इसका वैल्यू सेल्सियस में कितना होगा, तो आप उसमें 273 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए इसको। जैसे इसको माइनस कीजिएगा ये निकल जाएगा। तो सेल्सियस में लाने के लिए माइनस करते हैं 273, और केल्विन में लाने के लिए 273 को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो को देखिए, और अच्छे से अगर समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, उसको रिमाइंड करके देखेंगे, फिर से रिप्ले करके देखिए, रिज्यूम करके देखिए, और नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आसानी से नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि एक मैटर का जो स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, कैसे चेंज होता है, तो ये सारी चीज़ों का हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।